अमेरिका और इसराइल ये दोनों का ऑब्जेक्टिव एकदम अलग अलग है ईरान पर अटैक करने का। पहले समझते हैं इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसराइल एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जिसका 478 किलोमीटर आपका जो है टोटल लेंथ है और जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। तो अगर कभी भी इसने अगर न्यूक्लियर वेपन बनाया, किसने? ईरान ने, तो वो सबसे पहले तेल अवीव को मारेगा। और ये चीज इसराइल भी जानता है और ये चीज ईरान भी जानता है। दूसरा जो थ्रेट है इसराइल के लिए, वो सबसे बड़ा थ्रेट है ट्रिपल एच, हाउथीज, हमास एंड हिजबुल्ला इन लेबनन, यमन एंड पैलेस्तीन। ये तीन जो ग्रुप है ट्रिपल एच, ये तीनों प्रॉक्सीज हैं जो कि ईरान ने बिठाए हुए हैं इन तीनों जगह अलग अलग मिली जो इनके एनिमीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ये चीज इसराइल को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मेरे को कोई मिडिल ईस्ट में टक्कर देगा तो वो है ईरान। और ईरान किसी न किसी दिन, आज उसके पास 3000 मिसाइल्स हैं, अगर आज मैं इसको ठोकूंगा तो मैं इजीली मार पाऊंगा। और मेरे साथ अमेरिका भी है। लेकिन फ्यूचर में अगर मैंने इसको आज नहीं हैंडल किया तो इसके जो ये 3 ट्रिपल एच प्रॉक्सीज हैं, इसको किसी ना किसी दिन ये और स्ट्रांग करके मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और सेकेंडली, वो बाकी कंट्रीज को आने वाले टाइम पे फ्यूचर में कभी भी आंख में धूल झोंक के कभी ना कभी वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना ही लेगा। और जिस दिन उसने न्यूक्लियर बनाया उस दिन वो सबसे पहले तेल अवीव को उड़ाएगा। और ये चीज उसको पता है, इसलिए वो चाहता है कि ईरान को आज ही के टाइम पर, जब इसके पास सिर्फ 3000 मिसाइल्स हैं, आज इसको मारो और खत्म करो। दैट्स इट। तो ये है उसका मेन ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब ईरान के जनरल कमांडर को उसने कतर में आज से 2 साल पहले जब एक मिसाइल दागी थी तो उसमें उस कमांडर को मार दिया। और वो मीटिंग में था कतर में। अब कतर ने अमेरिका को बोला कि भाई देखो, ये तुम्हारा दोस्त है, इसने हमारे ऊपर मिसाइल दागी है और हमारे लिए जो है ये मेरे तो सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, पब्लिक को क्या आंसर करूंगा मैं। तो कतर के बोलने पर अमेरिका ने इजराइल से सॉरी बोला कि भाई बोल दो यार सॉरी, ये मिडिल ईस्ट वाले हैं गंवार जाहिल कहीं के, सॉरी बोल दो कि बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका इनको पाल के रखता है। तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, उन्होंने सॉरी बोल दिया कि सॉरी यार मार दिया गलती से, चलो ठीक है, बात रफा दफा हो गया। कतर ने ये अपने पब्लिक को बता दिया कि भाई देखो इसने सॉरी बोल दिया, तो बात खत्म हो गई। अब उस सॉरी का बदला जो है आज इजराइल ये मिसाइलें दागकर बराबर कर रहा है वो। तो ये उसका मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव है। और तीसरी चीज है कि भाई ज्यूज को एक सेफ्टी के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए उनकी एक ही कंट्री है और वो है इजराइल। और इजराइल को कहीं ना कहीं ज्यूज की जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स इतने सारे, और वो सारे के सारे मेन लॉबी हैं यूएस की गवर्नमेंट में। तो उन्होंने गवर्नमेंट में लॉबी किया है कि भाई तुम जाओ और इनको मारो। तो इजराइल का पार्टनरशिप जो है अमेरिका के साथ है, वो उसका कहीं ना कहीं एक रीजन है कि ज्यूज का बहुत ज्यादा रोल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में या अमेरिकन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो एक फैक्टर भी रीजन है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ये चाहता है कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर, अमेरिका ने ईरान पे बहुत सालों से सैंक्शंस लगाए हैं। पहले आज से कुछ सालों पहले अमेरिका और ईरान का बहुत अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो 1979 के बाद जब से रिजीम चेंज हुई और खमैनी जो है ये पावर में आए, तो पहले अमेरिका वहां पे बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी उसने कर रखा था, वेस्टर्नाइजेशन थी, डेमोक्रेसी थी, तो चीजें काफी अमेरिका के हिसाब से थी। लेकिन जैसे 1979 में रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद जो है अमेरिका का वहां पर कंट्रोल खत्म हुआ, फिर ये जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ईरान में आया और उसके बाद जो है ईरान की अमेरिका के साथ इसके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे। अमेरिका ये चाहता है कि भाई मैंने तुम्हारे पर इतने सैंक्शंस लगाए, तुम्हारे ट्रेड रुकवाया, सब कुछ किया, लेकिन तुम बर्बाद ही नहीं हो रहे। बर्बाद किया, लेकिन वो चाहता था कि और भी बर्बाद करे। क्योंकि ट्रम्प से पहले जितने भी प्रेसिडेंट बने वो बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे ईरान के अगेंस्ट, लेकिन ये जो है बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा ये। अब बात करते हैं अमेरिकन ऑब्जेक्टिव की। आज से करीब 40-50 साल पहले अमेरिका के रिलेशंस जो हैं ईरान के साथ वो बहुत अच्छे थे। ईरान में जो सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा ओपन थी, फ्रीडम था, औरतों को पढ़ने का, लिखने का, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फ्रीडम था। और अमेरिका की जो वेस्ट वाली कल्चर है वो उन्होंने कहीं ना कहीं ईरान में बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रखा था। तो वहां पे लोग जो है बहुत फ्रीली रहते थे। लेकिन जैसे ही 1979 में रिजीम चेंज हुआ और ये खुमैनी जैसे ही पावर में आए, तो उन्होंने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन वहां पे फैलाना शुरू किया। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली द होल गवर्नमेंट आफ्टर चेंज इन द रिजीम दे वेंट अगेंस्ट द विल ऑफ अमेरिका। जैसे ही ये एक जो प्योर डेमोक्रेसी थी वो खत्म हुआ वहां पर,
तो एक वैसे ही अमेरिका को खुन्नस आ गया था। ये पहला रीजन है। तो अब अमेरिका आज के टाइम पे ये चाहता है कि ये रिजीम खत्म हो और हम अपना बंदा बिठाएं यहाँ पे। एटलीस्ट हम अपना बंदा ना बिठा पाए तो डेमोक्रेसी तो एटलीस्ट यहाँ पर आ ही जाए, ताकि हमारे से मैचिंग गवर्नमेंट रहेगा तो हमारे लिए आसान होगी चीज़ें करना। दूसरा है कि 2025 में अभी पिछले साल ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू रात में अमेरिका के जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर उन्होंने अटैक किया और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दी हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो डैमेज था उस इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्लस जो अमेरिका के जो एलाइज हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं और इजराइल ऑब्वियसली, इनको सिक्योर करने के लिए जो उसका ये न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो सेटअप था उसको डिस्ट्रॉय करना, सो दैट इट कैन गिव सिक्योरिटी टू हिज एलाइज एंड इट कैन मेक श्योर दैट आई एम और दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर इन सिंक विद माई पॉलिसीज। तो ये सीधे सीधे कहना है। तो अमेरिका के पास बहुत ही कुछ खोने के लिए नहीं है, कुछ पाने के लिए नहीं है। वो दो लोगों की लड़ाई में वो तीसरा घुसा है कि चलो यार तुम मार रहे हो तो मैं भी मार ही देता हूं साथ में। तो अमेरिका इस रीजन से है। बट मेजरली जो एट ए टाइम ये इवेंट हुआ है कि भाई इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर इसको मार रहे हैं, उसका जो मेन रीजन है वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल के लॉबी करने की वजह से ये जो अमेरिका है उसने वो यहाँ पे घुसा है और वो खत्म करके ही रहेगा। एक और रीजन है अमेरिका को यहाँ पर अटैक करने का और वो है उसका ऑयल सप्लाई टू चाइना। तो चाइना जो 90% ऑयल है ईरान का, क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं और ये कई सालों से सैंक्शंस लगा रखे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे यूएसडी टू रियाल, ईरानियन रियाल का जो कन्वर्जन है वो आज के टाइम पर जो है 13 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो उनका करेंसी का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। इस चीज को मैनेज करने के लिए ईरान जो है 90% ऑयल जो है अपना एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और अमेरिका के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना को मना कर दे कि भाई तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे कि तुम नहीं खरीदोगे। जैसे अमेरिका को तो उसने इंडिया को चपेटे में ले लिया, मोदी जी को मना कर दिया कि भाई तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, तो मोदी जी ने बोला ठीक है नहीं खरीदेंगे, जैसा आप बोले साहब। तो बड़े साहब ने बोला नहीं खरीदना है तो नहीं खरीद रहे। ईरान से बोला, मना किया ईरान से नहीं खरीदना है, हम मान गए मोदी की भाई नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे, आपने बोला है कोई बात नहीं। चाइना को नहीं बोल सकते हैं, चाइना को आप नहीं बोल सकते क्योंकि उसको पता है कि इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे बोलने से चाइना को मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो उसने क्या किया कि जो सप्लाई कर रहा है उसी को ठोको, और सप्लाई करने वाला कंट्री जो है ईरान है और वो 90% अपना ऑयल उसको दे रहा है। तो जैसे ही उसने ईरान को डिस्टर्ब किया 90% उसका ऑयल सप्लाई जो चाइना में जा रहा है वो रुक जाएगा, और जैसे रुकेगा तो उसकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उस चाइना की इकोनॉमी को तोड़ने का भी एक तरीका है। तो इन दो कंट्रीज का ईरान पर अटैक करना इज not like there is a single reason or a single objective for both of these countries. There are multiple factors which are coming into picture and they both have different objective. So they knew that they both are allied, they both are friends, Israel and America, and अगर ये दोनों मिलकर ठोकेंगे तो इनके लिए इजी भी होगा और ये अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली अचीव भी कर पाएंगे। दैट इज सिंपल लॉजिक हियर।